नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आए दिन लोगों को ज़रूरत पड़ते रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194 आई ए के बारे में। जी हाँ, ये सेक्शन 194 आई ए ये है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन जो डील करता है टीडीएस से रिलेटेड। जी हाँ, इसका क्या कहना है कि अगर कोई भी एक बायर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो प्रॉपर्टी खरीद के जब वो उसका पेमेंट करेगा और वो पेमेंट का वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उस केस में उस बायर को 1% टीडीएस डिडक्ट करके सेलर को पेमेंट करना होगा। इसके बाद बहुत सारी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये सेक्शन काम कैसे करता है, तो उसी को आज हम अनब्लॉक करेंगे और आपके सारे जो डाउट्स हैं पर्टिकुलरली इस सेक्शन से रिलेटेड वो हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर करने में कंजूसी ना करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करके अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सेक्शन 194 आई ए की। क्या कहता है ये कहता है पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। जी हाँ दोस्तों, ये डील कर रहा है इसके बारे में, जहाँ पर हमको देखना है कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र क्या होता है वो हम देखेंगे। दूसरा देखेंगे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, क्योंकि एक्ट ने इसको भी डिफ़ाइन किया हुआ है। बात करते हैं ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र की डेफिनेशन हमको इनकम टैक्स के सेक्शन 247 में मिल जाती है। ट्रांसफ़र मतलब सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। जी हाँ, अगर आप नॉर्मल सामान बेच रहे हो, सामान मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हो या फिर एक्सचेंज कर रहे हो या आप अपना अधिकार उस पर से छोड़ रहे हो, तो इन सारे केसेस में उसको ट्रांसफ़र माना जाएगा और उसके ऊपर इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है वो हम लगा देंगे। बहुत बार लोग क्या करते थे, टैक्स से बचने के लिए ज़मीन दूसरे को दे देते थे और बदले में उससे पैसे नहीं लेते थे, ऑन रिकॉर्ड पैसे नहीं लेते थे, और वो गवर्नमेंट को ये बताते थे कि हमने तो इसको बेचा ही नहीं है, हमने सिर्फ ट्रांसफ़र किया है, हमको पैसे ही नहीं मिले, तो टैक्स किस बात का। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र की मीनिंग को डिफ़ाइन कर दिया कि अगर आपने ज़मीन को बेचा या एक्सचेंज कर दिया या आपने उसके ऊपर से अपना अधिकार छोड़ दिया, इन सारे केसेस में हम उसको ट्रांसफ़र मानेंगे और इनकम टैक्स के प्रोविज़न उसके ऊपर लग जाएंगे। ट्रांसफ़र मतलब एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, किसी कारण से अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर से अगर आपका अधिकार ना रहा तो वो भी आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। जी हाँ, अगर गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का एक नया रेलवे का प्रोजेक्ट आने वाला है या हाईवे का प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उस पर्टिकुलर एरिया से जब रोड जाएगी या रेलवे की लाइन जाएगी तो उस रास्ते में जितनी भी प्रॉपर्टी आएगी गवर्नमेंट इसको कंपलसरी एक्वायर कर लेती है और बदले में आपको कंपनसेशन दे देती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो लैंड थी या आपका जो घर था उस पर्टिकुलर एरिया में वो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया और बदले में आपको पैसे मिल गए, तो ये भी आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। देन ट्रांसफ़र मतलब क्या, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मान लीजिए आपकी कोई लैंड या बिल्डिंग आपने एज अ कैपिटल एसेट इन्वेस्ट करके रखी थी, अब बाद में आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का, तो आपको याद आया कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी पड़ी थी क्यों ना उससे ही शुरुआत की जाए। अब आप उस प्रॉपर्टी को आपके बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर देते हो एज अ स्टॉक इन ट्रेड, ताकि उसको बेच के आप अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर सको। तो अगर आपने ऐसे भी कुछ किया, मतलब जो एसेट कल तक आपके पास एज अ एसेट था, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कल तक आपके पास एज अ इन्वेस्टमेंट थी, अब आज आप उसको कन्वर्ट करते हो स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब फिक्स्ड एसेट से करंट एसेट्स में आप उसको कन्वर्ट कर दिए, तो उस केस में आपका ये ट्रांसफ़र माना जाएगा और हम कैपिटल गेन जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न है वो भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। और क्या होता है इसके अंदर होता है रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। जी हाँ, अगर जीरो कूपन बॉन्ड का रिडेम्पशन भी हुआ तो वो भी आपका ट्रांसफ़र माना जाएगा। गिविंग पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था
उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के दौरान, पास्ट परफॉर्मेंस करने के दौरान आपने क्या किया, आपके किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन किसी को दे दिया, तो वो भी हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफ़र विच हैज़ इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब आपने क्या एक ऐसा अरेंजमेंट कर लिया जिस अरेंजमेंट के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आप किसी दूसरे को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करने का अधिकार दे दे रहे हो। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। क्या है एग्जांपल, देखिए, बिकमिंग मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड गेटिंग पोजीशन ऑफ हाउस ऑन पेइंग कंसिडरेशन। मतलब क्या, आप एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन जाते हो। वो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही थी, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत सारे फ्लैट्स बना रही थी। अब आपको वो फ्लैट को यूज़ करना है, तो आपने क्या किया, डायरेक्टली उससे खरीदा नहीं, आप उस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बन गए और आपने कुछ पैसा उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया। और जब आप उसके मेंबर बन गए तो उस सोसाइटी ने आपको एक राइट दे दिया कि अब आप इन फ्लैट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप इन फ्लैट को यूज़ कर सकते हो। तो अगर ऐसा भी कुछ सीनेरियो हो रहा है तो यस, इसको भी हम ट्रांसफ़र मानेंगे। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ पर क्या कि सेक्शन 194 IA कब लागू होता है। ये तब लागू होता है जब आप पेमेंट करते हो। और पेमेंट कब करते हो, जब आपका ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफ़र किसका होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। मतलब वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती उसका होता है। और ये भी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड होना ज़रूरी है। तो हमने ट्रांसफ़र समझ लिया। अब समझेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर दिया है क्या, ये देखिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग। जैसे मान लो मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बेचना चाहता हूँ, या फिर मैं ये टॉप फ्लोर बेचना चाहता हूँ, अगर ऐसा भी कुछ हो तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। या फिर बोथ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब ये मेरा लैंड है और लैंड के ऊपर मेरी ये वाली बिल्डिंग बनी हुई है, अगर मैं दोनों को भी एक साथ अगर बेचूँ तो ये मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्शन किससे डील करने वाला है। देखिए, ये सेक्शन डील करने वाला है पेमेंट ऑन ट्रांसफ़र। पेमेंट ऑन, आप पेमेंट कर रहे हो, जब ट्रांसफ़र होगा तब पेमेंट करोगे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होगा तो इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 194 IA आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पूरी चीज़ को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये है हमारे एक रेसिडेंट साहब। ये एक रेसिडेंट सेलर है, मतलब जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है वो भारत का नागरिक है, रेसिडेंट होना चाहिए। और वो प्रॉपर्टी किसको बेच रहा है, वो प्रॉपर्टी बेच रहा है बायर को, क्योंकि बायर खरीदने वाला है। लेकिन बायर रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आप एक रेसिडेंट सेलर हो, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर देखिए आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी का, या तो लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, या लैंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हो, या दोनों ट्रांसफ़र कर रहे हो। और बदले में ये जो बायर है, जो खरीद रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है। ही इज़ पेइंग कंसिडरेशन। तो जब ये आपको पैसे देगा तो मेक श्योर करेंगे ही ऑलवेज पे यू आफ्टर TDS एट द रेट 1%। जी हाँ, ये आपको 1% TDS के बाद ही पेमेंट करेगा, ये कहता है ये सेक्शन। ये सेक्शन का कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका जो सेल कंसिडरेशन है, मतलब आपने जिस प्राइस में प्रॉपर्टी को बेचा वो, या फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू, इनमें से कोई एक भी वैल्यू अगर 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होती है तो ही ये सेक्शन पिक्चर में आता है। मतलब ये आपने कोई एक प्रॉपर्टी बेची जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए, तो यस, ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। टैक्स बचाने के लिए आपने क्या किया, आपने कंसिडरेशन रखा सिर्फ 20 लाख रुपए का, लेकिन गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसकी है 70 लाख रुपए। तो इस केस में क्या हो गया, क्या कंसिडरेशन 50 लाख से ऊपर है क्या, नहीं। क्या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, यस, ये से ऊपर है। तो इस वाले केस में
ये आपका सेक्शन लग जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपकी 50 लाख से ज़्यादा है। कोई भी एक वैल्यू, या तो कंसिडरेशन ले लो, कंसिडरेशन मतलब जिस प्राइस में आप दोनों के बीच में लेन देन हुआ है, या फिर आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले लो। देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें और क्या हमको जानने मिला, ये सेक्शन कहता है कि जो TDS आप लगाओगे, कितना लगाओगे, 1%। जी हाँ, जब बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो सेलर को जब पेमेंट करेगा तो 1% TDS काट कर पेमेंट करेगा। 1% किसका काटेगा, कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में से जो हायर होगा। जी हाँ, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख रुपए में डील फाइनल कर ली, लेकिन गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 60 लाख रुपए, तो इन दोनों में से हायर कौन है, ज़्यादा कौन है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इसका 1% आपको TDS काटना पड़ेगा और काट कर गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अब जो TDS काटता है, मतलब यहाँ पर हमारा केस में कौन है, बायर जो प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। ये बायर क्या करेगा, बायर TDS डिडक्ट करेगा। तो आपका इनकम टैक्स का प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आपको TDS डिडक्ट करना है तो उसके लिए आपको 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, जो TDS काट सके। 10 क्या होता है, जैसे आपका पैन होता है ना, वैसे ही आपका एक सेपरेट 10 होता है, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और एक आपको 10 नंबर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपका जो टैक्स डिडक्ट करता है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो हमारे केस में टैक्स डिडक्ट कौन करेगा, बायर। तो बायर को क्या लेना चाहिए था, पहले 10 के लिए अप्लाई करके ये नंबर लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ होता है, बेसिकली ये ट्रांजेक्शन ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर बायर का मेन काम प्रॉपर्टी खरीदना बेचना नहीं है, ये तो सिर्फ अपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए वंस इन अ लाइफ ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो सिर्फ लाइफ में एक ही बार ये ट्रांजेक्शन करेगा, और उसके लिए अगर हम उसके ऊपर कंपलसरी कर दें कि नहीं भैया आपको पहले 10 नंबर लेना पड़ेगा, फिर आपको TDS काट के रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा, तो कंप्लायंसेस मत बढ़ाओ उसके लिए, इसको माफ़ कर दो। तो इसके लिए क्या है, नो रिक्वायर टू ऑब्टेन 10। बायर को 10 लेना ज़रूरी नहीं है, बिना 10 के वो TDS काट सकता है सिर्फ इसी सेक्शन में। ठीक है, फिर क्या होगा, जब आपने TDS काट लिया, जब आपने TDS काट लिया तो विदिन 30 डेज आपको वो पैसा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में आपको कितना TDS काटना है, कब काटना है। तो हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सबसे पहले हमारा सेल कंसिडरेशन। ये क्या है, ये वो प्राइस है जिस प्राइस में हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, जिस प्राइस में हम प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। फिर ये क्या है, ये आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, मतलब गवर्नमेंट की वैल्यू। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, हायर ले लेंगे, जो ज़्यादा होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और जितना जो वैल्यू ज़्यादा में आया उसके ऊपर हम TDS काटेंगे। कितना काटेंगे, 1% काटेंगे। मतलब हम पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर फाइनल पेमेंट कितना करेंगे सेलर को। जो बायर है, बायर कितने में फिक्स किया डील, इस कंसिडरेशन अमाउंट पे। तो इस कंसिडरेशन अमाउंट पे एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। हमने डील तय करी 20 लाख रुपए में, कितने में, 20 लाख रुपए में हमने डील तय कर ली, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 25 लाख रुपए। तो हाईएस्ट कितना हो गया, हाईएस्ट हो गया आपका 25 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि ये वैल्यू आपकी 50 लाख रुपए से कमती है, तो उस केस में TDS आपका क्या आएगा, 0, कोई भी TDS नहीं बनेगा। और आप फाइनल पेमेंट कितना करोगे, ये आपका था 20 लाख। ये 20 लाख आपका वो प्राइस था जिसमें आपने डील तय करी, इससे माइनस कर दोगे ये TDS का पैसा, यानी कि 0। तो फाइनल पेमेंट कितना किया आपने, 20 लाख रुपए। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखिए, आपने डील तय करी 40 लाख रुपए में, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो है आपकी 50 लाख रुपए। तो इन दोनों में हायर कौन, ज़्यादा कौन है, 50 लाख रुपए। तो इस 50 लाख रुपए का अब आप 1% TDS कैलकुलेट करोगे, कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। तो अब आप फाइनल पेमेंट कितना करोगे, 40 लाख में हमारी डील होनी तय हुई थी, तो अब हम क्या करेंगे, 40 लाख में से ये 50,000 TDS का माइनस करेंगे, और बैलेंस जो पैसा है 39,50,000 ये हम पेमेंट करेंगे किसको, सेलर को, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने जो डील करी है वो डील करी है हमने 60 लाख रुपए की, लेकिन गवर्नमेंट की जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सिर्फ 55 लाख रुपए की। तो इन दोनों में हायर कौन है,
इन दोनों में ज़्यादा है 60 लाख रुपए। तो हमने यहाँ पर हायर में क्या लिखा, 60 लाख रुपए। अब इस 60 लाख रुपए का हमने 1% TDS निकाला, जो कि आपका हो गया 60,000 रुपये। तो फाइनल पेमेंट क्या करोगे आप, फाइनल पेमेंट प्रॉपर्टी के लिए करोगे आप 60 लाख रुपए माइनस जो TDS आपने निकाला। तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका, 59,40,000। तो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है ना, वो 59.40 लाख देगा सेलर को, जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहा है। और बैलेंस ये 60,000 ये जो है ये TDS है, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को जमा करवा देगा सेलर के नाम से। यहाँ पर सेलर का, ये जो सेलर है, सेलर का पैन नंबर लिया जाएगा और उससे रिलेट करके ये पेमेंट सरकार को जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी डील हुई थी 80 लाख रुपए में, गवर्नमेंट की वैल्यू है 90 लाख रुपए। तो दोनों में हायर कौन है, 90 लाख रुपए। तो 90 लाख का 1% आप क्या करोगे, TDS कैलकुलेट कर दोगे और बैलेंस पैसा आप पार्टी को दोगे। कैसे आया बैलेंस पैसा, 80 लाख में डील तय हुई थी, 90,000 रुपये आपका TDS कट जाएगा, बैलेंस 79,10,000 आप पार्टी को पेमेंट करोगे और ये जो 90,000 रुपये है ये आप सरकार को पेमेंट करोगे। तो दोस्तों ये था आपका TDS का प्रोविज़न, जो आपको सेक्शन 194 IA में बताया गया है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी, क्लैरिटी मिल गई होगी और आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं होगा। याद रखिएगा, जो आप TDS का पैसा डिडक्ट कर रहे हो, ये पैसा आपको 30 दिन के भीतर गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।